ओके। आदरणीय भाइयों बहनों और प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मना रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड हेयरिंग डे। और इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सम्मुख हुआ हूँ आप सबसे कुछ छोटी सी चर्चा करने के लिए, और उसका शीर्षक है इम्पोर्टेंस ऑफ हेयरिंग इन डेली लाइफ। WHO, जिसे हम बड़े फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और AOI, विच इज़ एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जो एक ENT सर्जन्स की एसोसिएशन है हमारे देश की, मिलकर 3 मार्च को एक पर्व मनाती है जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेयरिंग डे। इस बार का जो थीम है वो है हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीनिंग, रिहैबिलिटेट एंड कम्युनिकेट। जिसका मतलब है कि हमें जनमानस तक अपना एज ENT सर्जन्स एक संदेश पहुंचाना है कि हेयरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी इंद्रिय है और इसका हमें बहुत ख्याल रखना है। अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो इसकी जांच पड़ताल करानी है और इसको ठीक रखने की कोशिश करनी है। अब समस्या ये होती है कि आम जनमानस में हेयरिंग से संबंधित या सुनने की कमी से संबंधित अगर हम आंकड़े देखें तो वो चौंकाने वाले हैं। इंडिया में 7 से 10% लोगों को सुनाई की परेशानी है, और अगर इंडिया की पॉपुलेशन को देखा जाए तो अगर आप वो सोचें कि कितने लोगों को सुनाई की कमी है तो आप उसकी भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब पर परेशानी क्या है? आँख से कम दिखने में तो इंसान बहुत ही जल्दी से आँख के डॉक्टर के पास पहुंचता है, कभी चश्मा लगवाता है, कभी कैटरेक्ट की सर्जरी कराता है। मगर जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, तो हम देखते हैं कान की बीमारी को लोग टालते रहते हैं। अगर मैंने अपने 20 से 25 साल का एक अनुभव साझा करूँ आपके साथ, तो कान के बहने की बीमारी के मैं सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करता हूँ, और मैंने लास्ट 10 साल में एक अपना डेटा इकट्ठा किया और देखा कि हमारे पास कान के ऑपरेशन कराने के लिए लोगों की बीमारी 5 साल से ज़्यादा होती है। उससे पहले वो कान का ऑपरेशन कराते ही नहीं, टालते रहते हैं कि अभी तो दशहरा है, कल दिवाली आएगी, परसों होली आ गई और आगे देख लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत सुनाई की कमी होती है, थोड़ा बहुत कान बहता है, दवाई चल जाती है, काम चलता रहता है। मगर ये चीज़ सुनाई की कमी में ज़रूर होती है, मगर जब आँख की या नज़र की रोशनी की कमी होती है तब लोग ऐसा नहीं करते। मगर हमें ये समझना है कि सुनाई की कमी की अपनी परेशानियां हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अलग अलग उम्र में सुनाई की कमी की परेशानियां अलग अलग तरीके से परेशान करती हैं। जैसे छोटे बच्चों में अगर पैदा होने के बाद या शुरुआत की उम्र में बच्चों की सुनाई ना हो तो उनकी भाषा नहीं पनपती, उनकी भाषा बोलना विकसित नहीं होता। तो बच्चा जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको मैं कितनी बार लोगों को समझा चुका हूँ, और यहाँ तक कि पेरेंट्स को या माता पिता को भी बताता हूँ कि आपका बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो वो मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब उसकी ज़बान के नीचे देख लीजिए कहीं तागा तो नहीं है। मगर वो तागे के कारण नहीं बोल रहा है, वो सुन नहीं पा रहा इसलिए बोल नहीं पा रहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो कोई बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है वो बोलता नहीं है, और ऐसा बच्चा अगर आपके समक्ष आए तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो अपनी सुनाई की जांच कराए और उसका आगे इलाज हो। नहीं तो वो ज़िंदगी भर ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा। जो हम पहले एक शब्द यूज़ करते थे गूंगा और बहरा, वो आजकल वो अच्छा नहीं माना जाता। इट इज़ नॉट अ पोलाइट टर्म। तो ऐसे बच्चों को हमें बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना है और उनका इलाज करना है। अब यही चीज़ अगर सुनाई की कमी बड़ेपन में हो, एडल्ट एज ग्रुप में हो, जो हमारा वर्किंग टाइम है, ऐसे में हम ये समझ लीजिए एक साइंटिफिक शोध हुआ कि हम कम से कम 50% अपना काम करने का समय कम्युनिकेशन में लगाते हैं, जिसमें हमारा सुनना और बोलना होता है। अब वो कम्युनिकेशन अगर हम सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो कम्युनिकेशन तो हमारा चला गया। ऐसे लोग हमेशा अच्छी क्षमता, अच्छा दिमाग, अच्छी समझ होने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते, उतना अपनी कमाई नहीं कर पाते जितने उनके बराबर की समझ के लोग होते हैं। तो ये सुनाई की कमी के कारण होता है। अब तीसरा ग्रुप
जो एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ ग्रुप है उम्र दराज लोगों का। क्योंकि हमने देखा है 50 से 60 की उम्र के बाद धीमे धीमे कान की सुनने की नसें अपने आप कमज़ोर होने लगती हैं। और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपनी सुनाई की जांच नहीं कराते। अगर सुनाई की जांच भी करा लेते हैं और उनको कहा जाता है कि भाई आप मशीन लगा लीजिए, अरे डॉक्टर साहब अभी तो काम चल रहा है, कहाँ मशीन लगाएंगे, देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो उसको भी टाल दिया। नतीजा क्या है, आप उन्हें देखते हैं कि कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी गैदरिंग हो रही है, कोई भी घर का फंक्शन हो रहा है, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, मंद मंद मुस्काते रहेंगे, क्योंकि उनके पास मजबूरी है, सुनाई तो पड़ नहीं रहा। तो अगर कुछ और बोलेंगे, कोई सवाल होगा, कोई जवाब देंगे, तो उनका मजाक उड़ेगा, उनका परिहास बनाया जाएगा। तो ऐसे कोई स्थिति में वो अलग कोने में एक तरफ बैठ जाते हैं, उनके पास अकेलापन का एहसास होने लगता है। दूसरी बात, बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक लिटरेचर है आज हमारे पास, जो हमें यह बताता है कि अगर आप ढंग से सुनते नहीं, खासकर बढ़ती उम्र में, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद हो जाता है। और अगर आप ढंग से सुनते नहीं तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ या आपकी बौद्धिक क्षमता भी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जल्दी होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी बढ़ती उम्र में सुनाई की कमी है तो उसका इलाज हो, उसके बारे में जानकारी लीजिए। और बहुत ही सरल, आजकल इतनी अच्छी मशीनें हैं जो कान की मशीन लगा के उनकी सुनाई को बेहतर किया जा सकता है। अब यहाँ मैंने आपको बताया कि सुनाई की कमी के कारण क्या क्या इंसान को परेशानियाँ होती हैं। अब अगर सुनाई की कमी की परेशानियाँ होती हैं तो हमें ये भी समझना है कि सुनाई को हमें संजो के रखना है। ये कुदरत की हमारे को एक देन है, ये एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। तो इसके साथ खिलवाड़ सही नहीं है। आजकल हम क्या देखते हैं, कोविड टाइम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या आपको गाना सुनने का बहुत शौक है तो लगा 10-10, 12-12 घंटे आपने ईयरफोन कान में लगा दिए, वो कान की नस पे बहुत बुरा असर डालती है। अगर आपकी मजबूरी है कि आपको लंबे समय के लिए ईयरफोन लगाना है तो कम से कम एक ही कोशिश कर लीजिए कि उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। ईयरफोन की जगह हेडफोन लगा लीजिए जो कान के ऊपर फिट होते हैं, तो कम से कम थोड़ा नुकसान कम होगा। मगर अगर कान में ठूस के आप ईयरफोन लगाएंगे, तेज़ वॉल्यूम पे सुनेंगे, तो कान की नस तो जाहिर से कुछ दिनों बाद बैठने लग जाएगी। दूसरा, तेज शोर, बड़ा लाउड सा डीजे म्यूज़िक, इन सब से अपनी दूरी मेंटेन करिए। जितना तेज शोर से अपने कान को बचाएंगे, चिड़चिड़ापन कम होगा और सुनाई की नस बची रहेगी। आप किसी दिन एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है और हर आदमी हॉर्न बजा के अपना रास्ता बनाना चाहता है। जब आप घर पे पहुँचेंगे तो पता चलेगा हर घर वाले पे आप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो आपका चिड़चिड़ा गया तेज शोर के कारण। तो सोच लीजिए क्या असर पड़ता है दिमाग के ऊपर। उस टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर भी नापा जाए तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा, तो उसका हार्ट पे भी बुरा असर पड़ता है। तो ओवरऑल तेज शोर से हमें हर हालत में अपने आप को बचा के रखना है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि अगर किसी को ज़रा भी लगता है कि उसको सुनाई की कमी है तो उसे टाले नहीं। कोई कान की बीमारी है, या लगता है कि जैसे बाकी सबके साथ बैठ के जब टेलीविज़न देखते हैं तो हमें वॉल्यूम तेज करनी पड़ती है, या कहीं पे 3-4 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो जब तक लोग हमारी तरफ देख के ना बोलें तो हमें समझ नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है, या हमें कुछ बोला जा रहा है, हमें कुछ और समझ में आ रहा है। तो ऐसे सब सिग्नल्स आते हैं, या पीछे से कोई आवाज़ लगा है तो हमें समझ नहीं आ रहा उसने क्या कहा। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपकी सुनाई ठीक नहीं है। और अगर आपकी सुनाई ठीक नहीं है तो उसकी जांच कराइए। बड़े उम्र में तो बहुत सरल सी जांच होती है जिसे ऑडियोमेट्री कहते हैं, जो 10 मिनट के अंदर आपको बता देती है कि आपकी सुनाई कैसी है। और अगर आप छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं या 5 साल से कम हैं, तो भी बहुत सरल जांचें हैं, जिसमें 2 जांचें जो महत्वपूर्ण है मैं बताना चाहूँगा। एक होती है ओटोकूस्टिक एमिशन और एक होती है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, बेरा। ये हर अस्पताल में आजकल अवेलेबल है, जिससे हम छोटे से छोटे बच्चे या न्यू बॉर्न या न्यूनेटल पीरियड में भी बच्चों की जांच करके ये बता सकते हैं कि उनकी सुनाई की नस काम करती है या नहीं कर सकती है। हमने
रिप्रेजेंटेशन भी किया। उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर के पास एक मीटिंग करी कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें हर बच्चा जो अस्पताल में पैदा होता है उसकी हेयरिंग टेस्टिंग की जाए। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वो है रीजेंसी अस्पताल कानपुर। यहाँ पे कई सालों से हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं कि कोई भी बच्चा पैदा होता है हम उसकी हेयरिंग जरूर टेस्ट कर लेते हैं पहले दिन के अंदर अंदर, और पता कर लेते हैं कि उसकी सुनाई ठीक है या नहीं है। और अगर हमें ये लगता है कि उसकी सुनाई की कमी है तो हम उसे फॉलोअप करके जो भी उसके हिसाब से इलाज है वो हमें उसे बता देते हैं, क्योंकि सही समय पे सुनना उसकी बोलने की क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे सामान्य नागरिक की तरह उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो सही तरीके से सुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अगर हम ऐसा देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में 3 से 4 बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ में ऐसे पैदा होते हैं जो या तो पैदाइशी या उम्र के कुछ ही एक आध साल में सुनना बंद कर देते हैं, उनकी सुनाई नहीं होती, उनकी नसें नहीं डेवलप होती या उनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन पाते, वो अगर उनका कुछ इलाज ना किया जाए तो वो बोल नहीं सकते। इनके लिए क्या करना है? कुछ समय तक हमारे बहुत हाथ बंधे हुए थे, मगर 30 साल से एक बहुत सरल सा कान का ऑपरेशन जिसे हम कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन बोलते हैं वो बहुत प्रचलित हो गया। ऐसे ऑपरेशन में एक यंत्र हम कान को बाईपास करने के लिए लगा देते हैं और इसका एक तार हम कान के सुनने की नस से ऑपरेशन करके जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो काम कान का होता है सुनने को, ध्वनि को पकड़ने का, वो काम ये कॉक्लियर इम्प्लांट करता है और सीधे नस तक सिग्नल दे देता है। और ये बच्चे 1 साल में 1.5 साल के बच्चों का भी हम ये ऑपरेशन करके उनको सुनने की क्षमता वापस ला देते हैं। ये ऑपरेशन के साथ परेशानी क्या है? बहुत सरल ऑपरेशन है, 1.5 घंटा 2 घंटा ऑपरेशन करने में लगता है, एक रूटीन कान के ऑपरेशन की तरह होता है। मगर समस्या क्या है? खासकर हमारे देश में ये समस्या मेरे ख्याल से इंग्लैंड और अमेरिका या यूरोप में नहीं है कि महंगा बहुत है। एक कॉक्लियर इम्प्लांट की कीमत करीबन करीबन 5 लाख रुपए है, फिर ऑपरेशन की फीस, ऑपरेशन का खर्चा, और ऐसे बच्चों को जो सुनाई नहीं, जिसने कभी सुना ही नहीं है, उसको ट्रेन करना, उसको ध्वनि का मतलब बताना और ध्वनि सुन के उसको बोलने की ट्रेनिंग देना, इसमें करीबन 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो ये सब खर्चा मिलते मिलते करीबन 7 लाख रुपए का आ जाता है। तो अपनी जेब से 7 लाख रुपए खर्च करना हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। मगर मुझे बहुत हर्ष होता है आप सबको बताने में कि रीजेंसी अस्पताल में और हमें ये एक अपॉर्चुनिटी और ये एक अवसर भारत सरकार ने दिया है कि हमें एक स्कीम के तहत ये ऑपरेशन फ्री में करने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष आए जिसका बच्चा 5 साल से कम का हो और वो सुनता ना हो, बोलता ना हो, तो हम उसका ये इलाज फ्री में करने के लिए तैयार हैं। हमें बस उसका डेटा या उसकी सुनाई के बारे में और उसके कान के कुछ जांचों के बारे में हमें सरकार के पास भेजना पड़ता है और हमें वहाँ से अप्रूवल मिलते ही हम ये ऑपरेशन उन तरह के बच्चों का फ्री में कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए, जो चीज़ में पहले 6 से 7 लाख रुपए लगते थे, अब वो ऑपरेशन फ्री में होके वो बच्चे की ज़िंदगी एक सामान्य नागरिक की तरह हो जाती है। चौथी बात जो बहुत कॉमन है और जिसके कारण सुनाई की बहुत कमियां होती हैं, जैसे कान में मैल है, कान का बहना है, कान की हड्डियों का अंदर की पर्दे के पीछे की हड्डियों का फंसना है, ये सब बहुत छोटे छोटे थोड़े बहुत इलाज, दवाई या छोटे छोटे कान के ऑपरेशन से भी ठीक किए जा सकते हैं। मगर इनको टालिए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इनको हम आगे बढ़ा देते हैं कि आगे कर लेंगे, अभी तो इतनी परेशानी नहीं है, अभी इतना दर्द नहीं है, अभी इतनी तकलीफ़ नहीं है। मगर टालिए नहीं, क्योंकि जितना टालेंगे उतनी ऑपरेशन से जो लाभ मिलने की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अपनी सुनाई को और अपनी सुनने की क्षमता को बहुत अच्छे से बचा के रखिए, इसमें किसी भी किस्म की कमी ना आने दीजिए और अच्छे सुनते रहिए। तो इस वर्ल्ड हेयरिंग डे पे
मैं आप सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को रखने में कंप्लीट करता हूँ और आप सबको ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और ज़िंदगी भर अच्छी तरीके से सुनते रहें और अच्छा कम्युनिकेट करते रहें। धन्यवाद।